सनातन धर्म को वैश्विक संस्कृति के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध भारत की समग्र सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त पूज्य साध्वीगण और पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। बहन ऋतंबरा और आराधना को भी प्रणाम करता हूँ और आशीष भी देता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी आत्मनिर्भर राष्ट्र के भावी शिल्पकारों, सभी छात्र छात्राओं में अवस्थित अपरिमित ऊर्जा शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिला, जो परीक्षा में जिनकी उपलब्धि अच्छी थी, जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि नंबर का बड़ा महत्व होता है। स्वाभाविक रूप से परीक्षा के मूल्यांकन पद्धति में जो सांख्यिकीय दृष्टि से, अंकीय दृष्टि से जो शीर्ष पे हैं बच्चे, वो अभिनंदन के पात्र हैं। और जैसा कि मैं अभी कुछ बच्चों को देख रहा था, मुख्यतः जो पूज्य स्वामी जी के समक्ष राघव बच्चा आया था, उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उसने अभी इंटरमीडिएट करते करते आईआईटी में 99.2 परसेंटाइल पाया है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और सबसे अधिक मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। और इसकी पूरी लोग ना, अब ट्यूशन के नाम पर कितनी ठगी होती है। पतंजलि कैरियर एकेडमी में वो बहुत नाम मात्र के शुल्क पर, माने करीब 25% बच्चों से ले रहे हैं, 75% संस्था के ऊपर खर्च करिए। इससे बड़ी आपकी कोई ट्यूशन नहीं हो सकती। जो अलग अलग ट्यूशन के इंस्टीट्यूट खोल करके पूरी लूट मचा रखी है, उसकी जरूरत नहीं आपको। अब यही आपको वो भी मिल रहा है। पूज्य स्वामी जी ने आचार्य कुलम में तो पतंजलि कैरियर एकेडमी की स्थापना की ही है, लेकिन मैं इसी में जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा निर्णय है कि पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे भी चूंकि अभी 11वीं में आ गए हैं, तो पतंजलि कैरियर एकेडमी के माध्यम से बहुत ही अल्प शुल्क पर पतंजलि गुरुकुलम और कन्या गुरुकुलम के बच्चे भी अब आईटी और जी की तैयारी के लिए पतंजलि कैरियर एकेडमी से शिक्षित प्रशिक्षित होंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए ये मुझे लगता है कि पहला गुरुकुल होगा भारत का जिसके बच्चे कुछ ही वर्षों में भौतिक दृष्टि से भी जो मानक स्थापित होते हैं कि उपलब्धि के ये मानक हैं कि आप आईटीएन हो रहे हैं कि नहीं, आप आईएएस हो रहे हैं कि नहीं, आईपीएस हो रहे हैं कि नहीं, उन मानकों पर भी बहुत ही प्रामाणिक रूप से खरे उतरेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन पूज्य स्वामी जी एक सांख्यिकी, जैसा पहले भी कह रहे थे, कि सांख्यिकी आंकड़ों के और उपलब्धियों के साथ साथ जो आचार्य कुलम, गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह संस्कार निर्माण की है, चरित्र निर्माण की है, नेतृत्व निर्माण की है। जो महर्षि दयानंद शिक्षा के बारे में अवधारणा रखते थे, जो स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के विषय में संकल्पना करते थे, महात्मा गांधी जी रखते थे जो विचार, पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो शिक्षा के बारे में, शांति निकेतन के जो संस्थापक हैं, उनके मन में जो भाव थे शिक्षा के विषय में, काका कालेलकर के जो भाव थे शिक्षा के विषय में, वो सारी ही योगीश्री अरविंद के, महर्षि अरविंदो की जो अवधारणा थी, मदर की जो अवधारणा थी, उन सारी अवधारणाओं को एक साथ अगर संश्लिष्टता प्रदान करते हुए समग्रता और संपूर्णता की ओर अगर अग्रसरित है तो वो पूज्य स्वामी जी का विजन है। और जो एक उसका विग्रह, उसका साक्षात अभिव्यक्ति आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में परिलक्षित हो रहा है पूरी प्रामाणिकता के साथ। जैसा कि पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि शिक्षा का हमारी अवधारणा क्या है, काका कालेलकर की एक पंक्ति पढ़ रहा था मैं कि शिक्षा है क्या, तो वो कहते हैं कि शिक्षा कहती है कि मैं जगदम्बा हूं और मेरी जो मस्तिष्क है वो विज्ञान है, मेरा जो हृदय है वो धर्म है, निरीक्षण और तर्क जो मेरी दो आंखें हैं, कला और कारीगरी मेरे दो हाथ हैं, मानस शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे दो चरण हैं। इस प्रकार से
शिक्षा कहती है कि मैं किसी सत्ता की दासी नहीं हूं, मैं किसी अर्थशास्त्र की बादी नहीं हूं, सर्वेंट नहीं हूं, मैं किसी विधि की किंकरी नहीं हूं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा ही संपूर्ण समाज और मनुष्य की बुद्धि, हृदय और इंद्रियों की स्वामिनी है। वह शिक्षा ही निर्णय करती है कि व्यक्ति का संपूर्ण आचरण पूरे जीवन काल में और समाज का संपूर्ण आचरण कैसा होगा। आप अगर एक छोटा सा उदाहरण देखें इतिहास में भी, चाहे महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को गढ़ा, या महर्षि संदीपिनी ने योगेश्वर कृष्ण को गढ़ा, या आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गढ़ा, कुछ ऐसे उदाहरण है, या महात्मा गांधी ने तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को गढ़ा, और वर्तमान में जो पूज्य स्वामी जी तमाम योगाचार्यों और सनातन के ध्वजवाहकों को गढ़ रहे हैं। ये निरंतर प्रक्रिया हमारी ये सिद्ध करती है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की पीठिका रखती है, दिशा तय करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए नहीं कि पतंजलि योग पीठ से जुड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, जैसा कि मैं प्राय कहता भी हूं कि मैं चूंकि भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मात्र संवेदना के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेता। जब तक मैं तर्कों और निरीक्षणों के आधार पर एक युक्त निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता हूं, तब तक मैं किसी बात को कहने में बहुत ही संकोच रहा है जीवन भर। चूंकि विज्ञान को मेरा धर्म है, मैं विज्ञान को संवेदना के साथ जोड़ करके ही देखता हूं। जैसा कि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते थे कि अगर ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों आवश्यक है। क्या बोला अभी? ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। अगर संवेदना बिना ज्ञान के है तो अंधी है, और ज्ञान अगर बिना संवेदना के है तो लंगड़ा है, लेम। अगर आपके पास ज्ञान और संवेदना का सम्यक सम्मिश्रण है, तभी उस आधार पर आप मान सकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं और पूर्णतः शिक्षित हैं। और मैं 2-4 मिनट में आपको शिक्षा के कुछ जो आधुनिक शिक्षाविदों के मत हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे का व्यक्तित्व होना कैसा चाहिए। तो उसमें जो प्रमुख चीजें आती हैं वो 3 आते हैं घटक। एक है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, कि आपका मूल्यबोध कैसा है, कौशल कैसा है। दूसरा बिंदु है कैपेसिटीज, आपके अंदर शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी, कौन कौन सी दक्षता विकसित हुई है। और तीसरा है नॉलेज, कि आपके पास ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ है, और वो ज्ञान आत्मज्ञान, समाज ज्ञान और ब्रह्मांड ज्ञान, पूरी व्यापकता में ज्ञान है। उसको सीमित अर्थों में ज्ञान मत समझिएगा, क्योंकि मैं इस बात को सारे शिक्षाविद मानते हैं, और मैं भी कहूँगा, पूज्य स्वामी जी प्राय कहते रहते हैं अमृत वर्षा में अपनी, कि मैं कहता हूँ कि जो ज्ञान है वो सूचनाओं का संग्रहण नहीं है मात्र, ये लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि जैसे लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी हुई हैं उसी तरह से आपने सूचनाओं को याद कर लिया और रोट मेमोरी की तरह उसमें आपके पास स्मृति में स्टोर है डेटा के रूप में। तो आप इंफॉर्मेशन की डेटा आपकी मात्र ज्ञान नहीं है, वो भी होना चाहिए, लेकिन उसके आगे भी ज्ञान का एक साधन है, ज्ञान का उपकरण है स्मृतियां होना और सूचनाएं रखना। लेकिन जब तक उसकी सॉफ्टवेयर, आपकी प्रोसेसिंग की जो प्रसंस्करण की जो प्रक्रिया है वह अगर ठीक नहीं है, वो सम्यक नहीं है, जो भगवान बुद्ध का नाम अभी पूज्य स्वामी जी ने लिया, वो सम्यक शब्द को 8 संदर्भों में प्रयोग करते हैं, और वो भारतीय शिक्षा पद्धति का भी वही मानक है।
और वह जो आठों सम्यक दृष्टि रखते हैं और सम्यक बातें रखते हैं, तथ्य रखते हैं, वो कोई इतर नहीं है वेदों और वेदानुकूल शास्त्रों से, वो उसी के गर्भ से निकले हुए हैं कि जब तक सम्यक संकल्प ना हो, सम्यक दृष्टि ना हो, सम्यक वाणी ना हो, सम्यक कर्म ना हो, सम्यक आजीविका ना हो, सम्यक विचार ना हो, सम्यक स्मृति ना हो, सम्यक समाधि ना हो, जब तक ये 8 सम्यक आचरण की पद्धतियां नहीं हैं तो हम पूर्णतः शिक्षित अपने आप को नहीं कह सकते। और ये बात आज के शिक्षाविद भी कहते हैं। वैल्यूज डिस्पोजिशन में क्या है बच्चों, आज आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जब जीवन में आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ने हमें सूचना के संग्रहण का माध्यम तो दिया, लेकिन हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए या ऐसी दक्षता विकसित नहीं किया कि हम नैतिक मूल्यों के साथ साथ चुनौतियों का सामना करने का साहस रख सकें, जैसा पूज्य स्वामी जी ने किया। जीवन भर संघर्षों और चुनौतियों से हमेशा डटकर साहस के साथ सामना करते रहे और चुनौतियां नतमस्तक हुई। आप उनके अगर जीवन को पढ़ेंगे, हम तो उनकी विगत 26-27 साल से पूरी यात्रा के बहुत ही साक्षी रहे हैं। तो अगर आप वो भी साक्षी रहे, जिसको कहते हैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एक बहुत ही तटस्थ रूप से साक्षी भाव से देखते हुए देखा हमने। और इसके बाद मैंने अनुभव किया कि भारत की शिक्षा पद्धति के एक साक्षात विग्रह हैं ये। अगर हम पूज्य स्वामी जी की तरह बच्चों को तैयार कर दें संवेदना के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, तो हमारी शिक्षा नीति का जो निष्कर्ष है, उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। तो वैल्यूज डिस्पोजिशन में क्या है बच्चों, मैं बहुत संक्षेप में कुछ पॉइंट गिनाऊंगा। पहला उनका है, अगर आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा, पहला है मॉरल एथिक्स, कि सदाचरण और नैतिक आचरण के कौन कौन से बिंदु हैं, मूल्य बोध क्या है, वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यूज, नैतिकता। दूसरा उन्होंने प्रमुख शिक्षाविदों की पूरे दुनिया में है, उनका कहना है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक सहभागिता, अहम से वयम की यात्रा, सर्वम की यात्रा, आई से वी तक की यात्रा, और किसी भी निर्णय में कलेक्टिव विजडम, सामूहिक प्रज्ञा को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति होना, अहंकार नहीं होना। तीसरा उन्होंने कहा इपिस्टेमिक वैल्यूज। इपिस्टेमिक वैल्यूज कहते हैं जब आप किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को, कोई भी जब आप निरीक्षण करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो वह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट से करते हैं, सुपरस्टिशंस में नहीं करते हैं। चौथा उन्होंने कहा पॉजिटिव वर्क इथिक्स होनी चाहिए, कार्य करने की सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और पांचवा उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मूल्य और जरूरी है, वैल्यूज के रूप में जरूरी है, कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए। और जिज्ञासा किस स्तर की होनी चाहिए? आनंदपूर्ण कौतूहल की होनी चाहिए। जैसा हमारे ऋषियों ने प्रकृति को निरीक्षण करते हुए, अनुभूति करते हुए, उनके हृदय से वेदों का एक अपरिमित ज्ञान अवतरित हुआ, उस क्यूरियोसिटी और वंडर्स की बात करते हैं शिक्षाविद। और छठी बात है वैल्यूज में, कि जिस धरती पर आप पैदा हुए हो, जिस परिवेश में आप पैदा हुए हो, वहां की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ाव होना चाहिए, जिसको कहते हैं भारत के संदर्भ में इंडियन रूटेडनेस, भारतीय जड़ों के साथ जुड़ाव, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव। ये 6 बिंदु हैं हमारे वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। अब बात हम करते हैं क्षमता की, कैपेसिटीज की। फिर वो कहते हैं कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सेंस ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते, समाज वैज्ञानिक भी नहीं हो सकते, जब तक कि आपके अंदर निरीक्षण और तर्क की क्षमता ना हो। अगला है कम्युनिकेशन स्किल। आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े आंदोलन जितने भी दुनिया में हुए हैं, वो उन्हीं महानायकों द्वारा हो पाया है जिनके अंदर संप्रेषण की, एक संवाद की दक्षता रही है। अगर आप पूरी दुनिया में योग को युग धर्म बनाने की स्थिति जो पैदा हुई, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा, अगर मैं मानता हूं अस्त्र और शस्त्र,
तो पूज्य स्वामी रामदेव जी का, महाराज जी का, कि जो संवाद की दक्षता है, कम्युनिकेशन स्किल है, जो हृदय तक प्रवेश करती है, संप्रेषणीयता की अद्भुत क्षमता है, शब्द भंडार है, संवेदना का महासागर है, और एक जो कम्युनिकेशन में जो 3 अंश होते हैं कि शब्द भी होने चाहिए, भाव भंगिमा भी होनी चाहिए, और जिस भाव को आप व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुरूप आपका आचरण भी होना चाहिए, कथनी करनी में अंतराल नहीं होना चाहिए, तभी संप्रेषणीयता बढ़ती है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी दक्षता, एक जब आप शिक्षित होकर के निकलें तो आपके पास ये दक्षता भी होनी चाहिए। तीसरी दक्षता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास जो समस्या आए उसको कैसे उसका समाधान करेंगे सकारात्मक रूप से, उसके लिए आपके मन में भाव भी होनी चाहिए और दक्षता भी होनी चाहिए। इसके बाद है कल्चरल एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन, कि आप अपनी संस्कृति को, दूसरों की संस्कृति को भी, सौंदर्य को भी, प्रकृति के सौंदर्य को भी, भौतिक सौंदर्य को भी आप किस बोध के साथ प्रशस्ति भाव रखते हैं, आप कैसे उसको लेते हैं सौंदर्य को। आप किसी सौंदर्य को अश्लीलता में भी ले सकते हैं, सात्विकता में भी ले सकते हैं। तो ये सात्विक सौंदर्य बोध और संस्कृति के प्रति एक सहज विश्लेषणात्मक भाव, संश्लेषणात्मक भाव, सिंथेसिस और एंटीथेसिस का भाव करते हुए जो एक सिंथेसिस पैदा होती है, वह दक्षता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक शब्द है, एक कैपेसिटी की बात होती है, उसको कहते हैं हेल्थ, सस्टेनेंस एंड वर्क। आपके स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र अवधारणा होनी चाहिए। स्वास्थ्य क्या है? स्वयं में स्थित होना, आत्म में स्थित होना, तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थान। तो ये जो भाव है, इसको, इस दक्षता को लीजिए। और एक अंतिम है सोशल एंगेजमेंट, कि समाज के साथ आपका जो जुड़ाव है, सोशल एंगेजमेंट है, उसकी दक्षता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अचीव कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। और अंतिम है जो नॉलेज, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जब तक आप ज्ञान प्राप्ति नहीं करेंगे, सूचनाएं ही नहीं होंगी, तो प्रोसेसिंग किसकी करेंगे। ये संपूर्णता में ही शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये आचार्य कुलम उसकी प्रयोगशाला है। पतंजलि गुरुकुलम विराट गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक आदर्श संस्थान है। पतंजलि विश्वविद्यालय सदाचरण और युवा शिल्प का एक आदर्श उदाहरण है। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद और उनकी छाया में चल रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड उसको एक अखिल भारतीय स्वरूप दे रहा है। अब हम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से 21-22 को जा रहे हैं कि नेपाल में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना के प्रयास के लिए वहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलने, और दुनिया के दूसरे देशों में भी धीरे धीरे उसके फैलाव शुरू करेंगे, और अपने देश में भी फैलाव शुरू है, दोनों समानांतर चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी ने मुझे आपको कुछ बातें शिक्षा के विषय में विमर्श करने के लिए और आपको शुभकामना देने के लिए, आपको पूज्य स्वामी जी और ईश्वर के आशीष की छाया से अभिसिंचित करने के लिए कुछ शब्दों के माध्यम से मुझे अवसर दिया। मैं उसके लिए पूज्य स्वामी जी का पूर्णतः कृतज्ञ हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे यहाँ युवा बैठे हैं, वो सांख्यिकी अंक तो तात्कालिक उपलब्धियाँ हैं, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे, तब आज के 50 साल बाद, 40 साल बाद जब उनकी जीवनियाँ और संस्मरण लिखे जाएंगे, तो इसमें लिखा जाएगा कि पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के ये शैक्षणिक उत्पाद हैं। ऐसा गर्व का अनुभव हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माँ शारदा को प्रणाम करते हुए और इस माँ सरस्वती के इस विद्या मंदिर को प्रणाम करते हुए, पतंजलि योग पीठ के तीर्थ को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं।